Hello friends, welcome to our YouTube channel All in One GS by Devi Answer। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं DPSP। DPSP जो है नीति निर्देशक तत्व हैं और जो ये बताते हैं कि हमारे राज्य को किस प्रकार से, हमारे देश को किस प्रकार से कार्य करने की जरूरत है। इसको कई भागों में बांटा गया है। आइडियल्स ऑफ द स्टेट, पॉलिसी ऑफ द स्टेट और नॉन जस्टिसेबल राइट्स। इसका मतलब ये है कि राज्य किस प्रकार की पॉलिसीज बनाएगा, राज्य का कैसा आइडियल स्टेट होगा और ऐसे जो अधिकार प्राप्त हैं जिनको कि आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। डीपीएसपी के बारे में बता दें कि डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है और भारत के अलावा सिर्फ आयरलैंड ही एक ऐसी जगह है जहां पर डीपीएसपी पाई जाती है। विश्व में और कहीं पे भी डीपीएसपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात कि डीपीएसपी उन आदर्शों को बताती है कि हमारा देश किस प्रकार से चलेगा, मगर आप इसको कोर्ट के द्वारा आप इन्हें लागू नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो हालांकि जो सरकार है वो इसमें से कुछ के महत्व को समझते हुए इनको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुकी है, मगर सभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से डीपीएसपी उन आदर्श बातों को बताती है जो एक हमारा राज्य बनना चाहिए, लेकिन हमेशा हमारी परिस्थितियां इस प्रकार से नहीं होती हैं तो सभी बातों को लागू किया जा सके। तो इन आइडियल्स को बांटा गया है। पहला, डायरेक्टिव सिग्नेचर ऑफ आइडियल्स ऑफ स्टेट, किस प्रकार से हमारा एक आदर्श राज्य बनेगा। तो सबसे पहला है कि स्टेट जो है वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुए अवसर की, प्रतिष्ठा की, आय की और सुविधाओं की असमानता को दूर करेगा। साथ ही साथ स्टेट ये कोशिश करेगा कि ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क हो, जहां पे भी काम किए जाते हो ऐसी दशा हो कि वहां पे किसी प्रकार का हेल्थ का कोई इशू ना हो, नुकसान ना हो, उसके इमोशंस का कोई नुकसान ना हो या सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ उसे लिविंग वेजेस देने की बात है और लिविंग वेजेस का मतलब होता है कि ऐसे इतना वेतनमान कम से कम उसको दिया जाना चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा बेहतर जीवन स्तर जी सके। साथ ही साथ सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी दिए जाने की आवश्यकता है वर्किंग क्लास में, जहां पे वो अपनी छुट्टियों को अपने सांस्कृतिक और अपने सामाजिक दशाओं के अनुरूप की होकर वो बिता सके। साथ ही साथ राज्य को ये भी प्रयास करना होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन को बढ़ाने की जरूरत है, पोषण अगर कहीं कम है तो वहां पे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकारें तरह तरह की योजनाएं लागू करती हैं, जैसे कि मिड डे मील की योजना है जो कि बच्चों के लिए लागू की गई थी और 1995 में वो बच्चे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे, तो मिड डे मील योजना के बाद बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने लगे, जहां पर उनको एक वक्त का पका पकाया खाना सुनिश्चित हो जाता है। ये बहुत बड़ी सफल योजना थी, क्योंकि बहुत सी माताएं इसलिए अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी क्योंकि उनको कम से कम एक वक्त का खाना मिल सके। साथ ही साथ कुछ महिलाओं के लिए और जो है कुछ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी पोषण की व्यवस्था सरकार करती है। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की समस्या है या आपदा आई, जैसे कि कोरोना के समय में सरकार ने मुफ्त अनाज का भी वितरण करवाया। तो इसके बाद बात करते हैं कि राज्य जो है इस प्रकार की पॉलिसी बनाएगा जिससे संसाधनों का बराबर वितरण हो। इसका मतलब है कि पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें संसाधन बराबर से बटे। इसका मतलब है कि ऐसा ना हो कि जो सारा पैसा है कुछ एक वर्ग के पास जाके इकट्ठा हो जाए और बाकी लोग गरीबी का शिकार हो। तो पॉलिसी इस प्रकार से बनेगी जिससे कि सभी के लिए समान अवसर हो कि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, सशक्त हो सके। साथ ही राज्य प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस को। भारत बुद्ध की धरती है, शांति की धरती है और भारत जो है शांति दूत बनकर हर जगह पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भारत कभी भी जो है ऐसी चीजों में, युद्ध जैसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। इसीलिए भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट कर रखा है। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरा विश्व दो धड़ों में बट गया, जहां पे कुछ लोगों ने यूएसए और कुछ ने यूएसएसआर का समर्थन किया, मगर भारत ने कभी किसी का समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत युद्ध चाहता ही नहीं है। तो इसलिए भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया जिसमें उसने किसी भी युद्ध के पक्ष का समर्थन नहीं किया। चलिए समझते हैं कि डायरेक्टिव शेपिंग द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, राज्य की नीतियां किस प्रकार से बननी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि इकोनॉमिक
डेमोक्रेसी, जस्टिस बाय सिक्योरिंग सर्टेन इकोनॉमिक राइट टू। और ये जो चीजें हैं ये हमें नॉन जस्टिसेबल राइट्स में आगे देखने को भी मिलेगी कि किस प्रकार से आर्थिक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक और न्यायवादी लोकतंत्र की स्थापना करनी है। साथ ही साथ सिक्योर करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है भारत में दो प्रकार के मुख्य कानून पाए जाते हैं, एक हिंदू लॉ होता है, हिंदू मैरिज एक्ट, और दूसरा मुस्लिम लॉ होता है। बाकी कुछ धर्मों में दोनों लॉ का मिक्सचर पाया जाता है, जैसे क्रिश्चियन। इसमें बता दें कि हिंदू में ही बौद्ध, पारसी, सिख, ये जैन, ये सभी धर्म हिंदू लॉ के अंतर्गत आते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों के लिए एक बराबर कानून होगा, और ज्यादातर जो मान्यताएं हैं वो शादी व तलाक से लेकर संबंधित हैं। तो इसमें जो है यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एक रूपता आ जाएगी, और हर जगह पे कानून एक बराबर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में जब पुर्तगालियों का शासन था उस समय से ही लागू है, और इसके बाद दूसरा राज्य हमारा उत्तराखंड है जिसने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया। साथ ही साथ बात करते हैं कि राज्य को कंपलसरी फ्री एजुकेशन जो है देने की जरूरत है। 6 से 14 साल के बच्चों को, सभी बच्चों को एजुकेशन की जरूरत होती है। इसके लिए आरटी नामक कानून बनाया गया जिसको 2002 में इंप्लीमेंट किया गया 86 में संविधान संशोधन के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और सभी प्राइवेट स्कूलों में आरटीई की व्यवस्था है जिसमें गरीब बच्चों का एनरोलमेंट किया जाता है जो सक्षम नहीं है। ऐसी कुछ सीटें जो है हर स्कूल में अलॉट की जाती हैं और जिसमें बच्चे आरटी के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे देश को इस प्रकार से कानून बनाने चाहिए कि मादक पदार्थ, अल्कोहल या नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए इनके इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने की जरूरत है। ऐसी चीजें, अल्कोहल आदि का प्रयोग सिर्फ दवाएं, जैसे कुछ खांसी के सिरप या और कुछ दवाएं होती हैं जिसमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी में जो है ड्रग्स का या अल्कोहल का यूज बंद करने की जरूरत है। साथ ही साथ प्रमोट करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को, कुटीर उद्योग, जिसमें छोटे छोटे काम किए जाते हैं। पहले के समय में भारत जब सोने की चिड़िया था तो हर घर में कुछ ना कुछ बनता था, कहीं बर्तन बनते थे, कहीं मिट्टी के बर्तन, कहीं पे नक्काशी का काम होता था, कहीं पे मूर्तियां बनती थी। इस प्रकार से सभी घरों में कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम चलते रहते थे और इस प्रकार से कुटीर उद्योग बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे। तो गांधी जी की संकल्पना थी कि हमारे यहाँ कुटीर उद्योग की व्यवस्था फिर से की जानी चाहिए, और इसीलिए मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं जो इस बात को प्रमोट करती हैं कि भारत में फिर से छोटे उद्योग जो है विकसित हो सकें। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। साथ ही साथ प्रमोट करने की जरूरत है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में कि हमें कृषि और पशुओं से संबंधित चाहे मिल्क का काम हो या मीट का काम हो, उसमें हमें आधुनिकता लाने की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। हमारा एग्रीकल्चर अगर हम इसको अच्छी तरह से प्रोसेस करेंगे तो हम काफी ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, और इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है फर्टिलाइजर का यूज, हाई यील्ड सीड वैरायटी का यूज, और इसके बाद पेस्टिसाइड, इन सभी चीजों का यूज, साथ ही साथ बहुत सारे टूल्स, एडवांस टूल्स और बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा और हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन हो गया जिसको कि अब हम एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। इसके साथ साथ व्हाइट रेवोल्यूशन आया। व्हाइट रेवोल्यूशन में मिल्क के प्रोडक्शन को लेके हमारे देश में काफी ज्यादा काम किए गए, जिसमें अच्छे नस्ल के जानवरों की बात करें, गाय, भैंस, और साथ ही साथ उनको बचाने के लिए बहुत सारे जो है मीजर्स, दवाएं, ये सारी चीजें की गई, और जिससे कि हमारे यहाँ दूध का भी उत्पादन बढ़ा। साथ ही साथ रोके जाने की जरूरत है स्लॉटिंग ऑफ कैटल्स, जहाँ पे हमारे गाय हैं, बछड़े हैं या दूध देने वाले जो जानवर हैं उनकी हत्या करने से रोकने की जरूरत है। इसके लिए बहुत सारी जगह पे कानून जो है कोशिश की जाती है बनाने की, मगर ये राज्य के ऊपर है कि वो इसके ऊपर कानून बनाते हैं या नहीं बनाते। जैसे आपको बता दें कि अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल, जैसा आपने बोला, आर्टिकल 47 कहता है कि अल्कोहल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो बिहार सरकार और गुजरात सरकार में जो अल्कोहल है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है। कुछ सरकारें अल्कोहल पर प्रतिबंध लगाती हैं, मगर
उनको चूंकि जो राजस्व है, टैक्स है, बहुत ज्यादा आता है, या उन्हें पब्लिक की इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म शो करना पड़ता है कि हो सकता है कभी चुनाव भी हार जाते हैं, जिस मजबूरीवश उन्हें दोबारा से अल्कोहल को अलाउ करना पड़ता है राज्य में। तो ये हर राज्य का अलग अलग है। और इसी के साथ हमारा जो अगला वीडियो है वो पार्ट 2 में आएगा। थैंक यू।